back friends to our DSSSB channel that is A1 English 360 degree। आज मैं साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के चैनल पर। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का आज है टेस्ट नंबर 32 का लेक्चर नंबर 2। तो चलते हैं चार्ल्स डिकेंस के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस करते हैं आज अटेम्प्ट। क्वेश्चन 1, Charles Dickens narrates incidents about treatment of children। चार्ल्स डिकेंस ने नरेट करे, क्या नरेट करा? इंसिडेंट। किससे रिलेटेड इंसिडेंट? ट्रीटमेंट ऑफ, जो ट्रीटमेंट बच्चों के साथ हुई। कब हुई? 19th सेंचुरी के दौरान। ऑर्फन्स के साथ, अपाहिजों के साथ, वुमेन्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई विद एन ऑटोबायोग्राफिकल टच, यानी कि उसमें अपनी खुद की लाइफ थोड़ी सी इंक्लूड करते हुए। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी खुद की लाइफ थोड़ी इंक्लूड करते हुए किन चीजों पे प्रकाश डाला? विद द ऑर्फन्स, वुमेन, चिल्ड्रन, एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीजों पे उन्होंने प्रकाश डाला। सो क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी नॉवल है जिसमें उन्होंने इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। सो इट इज डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड इसलिए भी है क्योंकि हमें यहाँ ये हिंट मिल रहा है ऑटोबायोग्राफिकल। सो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सी है? डेविड कॉपरफील्ड। सो इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। और डेविड कॉपरफील्ड वो वर्क है जिसके अंदर जो करेक्टर है डेविड, वो अपनी लाइफ के सारे एडवेंचर्स के बारे में डिटेल से बताता है। डिटेलिंग द एडवेंचर्स ऑफ हिज जर्नी, अपनी जो जर्नी होती है उसके सारे एडवेंचर्स के बारे में वो बताता है। और कहां से कहां तक? फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, यानी कि अपने सारे जितनी भी उसकी जर्नी रही है चाइल्डहुड से लेके मैच्योरिटी तक की, उसके सारे एडवेंचर्स के बारे में बताता है। सो डेविड कॉपरफील्ड डिटेलिंग, क्या डिटेल में बताता है? डिटेलिंग हिज एडवेंचर्स फ्रॉम चाइल्डहुड, detailing his adventures from childhood to maturity। और चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक वो जो अपने एडवेंचर्स बताता है, तो वो ग्रो कर रहा है एक तरीके से। चाइल्डहुड से लेके जो वो एडल्टहुड तक ग्रो कर रहा है, मेंटली, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी वो बच्चे से लेके बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब जिस कहानी में छोटे से लेके बड़ा होते हैं उसको कहते हैं बिल्डिंग रोमा। सो डेविड कॉपरफील्ड इज अ बिल्डिंग रोमा। कॉपरफील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिल्डंग रोमा। ये एक बिल्डंग रोमा का एग्जाम्पल है। बिल्डंग रोमा का क्या मतलब होता है बेटा? बिल्डंग्स रोमा होता है जिसमें करेक्टर छोटे से लेके बड़े तक ग्रो करते हैं। क्वेश्चन 2, थीम्स ऑफ सोशल क्लास। जो थीम है सोशल क्लास का, पॉवर्टी का, क्राइम का, विद पिप एज द मेन करेक्टर, यानी कि जो चार्ल्स डिकेंस है उसने अपने वर्क के अंदर सोशल क्लास की बात की है, पुअर पीपल की, पॉवर्टी की बात की है, और क्राइम विद पिप, और जो क्राइम है जो पिप के साथ बीतता है एज द मेन करेक्टर, क्योंकि पिप उसमें मेन करेक्टर होता है। तो ये सब चीजें किस नॉवल में देखने को मिलती है? तो पिप जो है वो करेक्टर है किस नॉवल का बेटा? चार्ल्स डिकेंस की। इट इज दी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसका पूरा नाम क्या होता है? पिप का पूरा नाम होता है फिलिप पिप। और इसको शॉर्ट में कहते हैं पिप।
नंबर 3, द टू स्टैंड इन द फास्ट थिनिंग थ्रॉन्ग ऑफ विक्टिम्स, यानी कि दो बच्चे हैं जो विक्टिम बने हुए हैं, जो कि शिकार है किसी समस्या का, बट दे स्पीक एज इफ दे आर अलोन, पर वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम जैसे अकेले हैं वो दो, बट दे आर स्पीकिंग एज दे आर अलोन। आई टू आई, वॉइस टू वॉइस, एक दूसरे की आंखों से आंखों में, वॉइस टू वॉइस, हैंड टू हैंड, हार्ट टू हार्ट। तो ये बेटा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में सिर्फ यही लाइन दे दें कि आई टू आई, हैंड टू हैंड, हार्ट टू हार्ट, दीज टू चिल्ड्रन आर ऑफ द यूनिवर्सल मदर। ठीक है, ये दोनों चिल्ड्रन यूनिवर्सल मदर के हैं। else so wide apart differing have come together on the dark highway to repair home together। ठीक है, तो बेटा इसमें जो दो बच्चे हैं, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये दो बच्चे हैं कौन, जो आई टू आई देख रहे हैं, वॉइस टू वॉइस, हैंड टू हैंड एक दूसरे को। तो दीज टू चिल्ड्रन आर, ये चार्ल्स डिकेंस की टेल ऑफ टू सिटीज में है। सो दे आर, ये दो बच्चे चार्ल्स डिकेंस की नॉवल है टू, टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें इनका क्या नाम है दोनों बच्चों का, एक का नाम है चार्ल्स डार्ने एंड सीमस्ट्रेस। ये दो बच्चे हैं चार्ल्स डार्ने एंड सीमस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following was the historical source, कौन सा इनमें से historical source है consulted by Charles Dickens in writing A Tale of Two Cities। तो कौन सा ऐसा सोर्स था जो चार्ल्स डिकेंस ने यूज किया था while writing A Tale of Two Cities। वो पहला द डेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय क्रिस्टोफर हाइबर्ट, second the French Revolution, a history by Thomas Carlyle, C a place of greater safety by Hilary Mantel, D reflections on the revolution in France by Edmund Burke। so it is answer is B, that is the French Revolution। French Revolution ही वो सोर्स था, किसका सोर्स था फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ टेल ऑफ टू सिटीज। और इसमें टू सिटीज की बात जो हो रही है ये ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम चल रहा था, ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। कौन सी दो सिटीज की बात हो रही है ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन? इट इज लंदन एंड पेरिस, लंदन एंड पेरिस। क्वेश्चन 5, for how many years did the Alexander Manet serve as a prisoner in Bastille? एक डॉक्टर थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर मैनेट, वो सर्व करते हैं, क्या सर्व करते हैं, एज अ प्रिजनर, एक कैदी की तरह सर्व करते हैं इन बेस्टाइल। ठीक है, बेस्टाइल इज अ प्रिजन। ठीक है, देन ही सर्व्स फॉर हाउ मेनी इयर्स, ये मैंने आपको पहले भी बेटा डिस्कस किया हुआ है आपसे कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ही सर्व्स फॉर 18 इयर्स, 18 साल के लिए वो जो है प्रिजन में रहते हैं। आफ्टर दैट ही रिलीजेस, उसके बाद जब वो रिलीज होते हैं, व्हेन ही रिलीजेस, he releases to go to, he releases to go to London to his daughter Lucy, to live with his daughter Lucy। डॉटर का क्या नाम था? लूसी। क्वेश्चन 6, प्रिटी फिगर अ क्वांटिटी ऑफ गोल्डन हेयर, यानी कि प्रिटी फिगर, भारी गोल्डन बाल, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। अ पेयर ऑफ ब्लू आईज से हमें क्या याद आता है? ब्लू आईज, हिप्नोटाइज तेरी,
गाना है ना, तो उसी से याद रखना है कि अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। सो अ पेयर ऑफ ब्लू आईज जो है ये किसकी थी, ये किसकी डिस्क्रिप्शन की गई है, हु इज डिस्क्राइब्ड दस इन अ टेल ऑफ टू सिटीज। सो इतनी ब्यूटीफुल कौन थी, इट इज लूसी मैनेट। लूसी मैनेट जो डॉटर थी किसकी, एलेक्जेंडर मैनेट की, डॉक्टर एलेक्जेंडर मैनेट की डॉटर थी लूसी मैनेट, एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और यहां से अ पेयर ऑफ ब्लू आईज जो है, यहां से टाइटल लिया है अ पेयर ऑफ ब्लू आईज नॉवल का। किसने, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज किसकी नॉवल है, थॉमस हार्डी की। सो इन्होंने, थॉमस हार्डी ने चार्ल्स डिकेंस के वर्क से अपना टाइटल ले लिया, पेयर ऑफ ब्लू आईज। क्वेश्चन 7, द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन अकर्स इन, एक ऑफिस की बात होती है सर्कमलोकेशन, दैट अकर्स इन विच नॉवल, ए डेविड कॉपरफील्ड, बी ब्लीक हाउस, सी हार्ड टाइम्स एंड डी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सो इट इज ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस वर्क में होता है एंड इट illustrates the evils caused by long drawn out legal cases in the court of chancery. सो जो ये नॉवल है ब्लीक हाउस, ये इलस्ट्रेट करती है, इट इलस्ट्रेट्स द इविल्स, कौन से इविल्स को बाहर निकालती है ये नॉवल, दैट आर कॉज्ड बाय लॉन्ग केसेस, जो लंबे चल रहे हैं, ड्रॉन आउट केसेस हैं, लीगल केसेस हैं, इन द कोर्ट ऑफ चांसरी। तो काफी केसेस हैं जो इविल्स यानी कि जो दुष्टता पैदा हो रही है, किस वजह से, केसेस के लंबे खिंचने की वजह से या फिर केसेस के ड्रॉन आउट होने की वजह से, उस पे प्रकाश डालती है ब्लीक हाउस। It was the best of times, it was the worst of times, which of the Dickens novels opens with the above lines? कौन सी ऐसी नॉवल है डिकेंस की जो जिसमें ये लाइंस आती हैं? सबसे पहले तो इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये ओपनिंग लाइन है। These are the opening lines of Tale of Two Cities. ठीक है, और इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है इस लाइन में, कोई बच्चा बता सकता है? मैंने फिगर ऑफ स्पीच पे पूरा लेक्चर दिया हुआ है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स मतलब पहले तो बेस्ट ऑफ टाइम बताया है, उसके बाद बोला है उल्टा इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो पहली जो लाइन है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, पहली जो सिचुएशन है वो दूसरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इट वॉज द बेस्ट एंड इट वॉज द वर्स्ट, तो दोनों अपोजिट बातें हो गई, तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एंटीथीसिस। ये एग्जाम्पल किसकी, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथीसिस फिगर ऑफ स्पीच। And these are the opening lines of Tale of Two Cities. टू सिटीज कौन कौन सी है? लंदन एंड पेरिस। Question 9. Which of the following novels of Charles Dickens attacks on the new poor law of 1834 in the opening chapters? तो चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवल है वो चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवल है वो अटैक करती है किस पे? न्यू पुअर लॉ पे। वो कौन सी नॉवल है चार्ल्स डिकेंस की? इट इज ओलिवर
ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट है बिकॉज इसमें क्या होता है, ओलिवर ट्विस्ट में it attacks on the sufferings, it attacks on the sufferings of poor people, sufferings of poor people. ये नॉवल अटैक करती है पुअर पीपल की सफरिंग्स पे, ठीक है, including Oliver Twist because he is also a including Oliver who is also a poor children, ठीक है, ये भी एक पुअर चिल्ड्रन होता है ओलिवर। क्वेश्चन 10, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जो टेल ऑफ टू सिटीज है दैट हैज a sentimental buffon with a moral purpose, b a courageous lady in pain, c an optimist on verge of collapse, d a romantic hero with weakness. So it is D a romantic hero with weakness. रोमांटिक हीरो का नाम क्या है ये भी जान लेते हैं। तो अ रोमांटिक हीरो विद द वीकनेस, जिसके अंदर वीकनेस भी है और हीरो भी वही है, रोमांटिक हीरो है, वो कौन है? सिडनी कार्टन, सिडनी कार्टन। क्वेश्चन 11, द कोर्ट ऑफ चांसरी, जो कोर्ट होता है चांसरी का, इज अ सेटिंग इन डिकेंस विच नॉवल। कोर्ट ऑफ चांसरी का जो सेट है वो किस नॉवल में लगता है? सो कोर्ट ऑफ चांसरी कम्स इन द नॉवल ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस नॉवल के अंदर कोर्ट ऑफ चांसरी का सेट होता है। क्वेश्चन 12, द लिटिल नील, लिटिल नील इज अ करेक्टर इन डिकेंस विच वर्क। जो लिटिल नील है वो करेक्टर है डिकेंस के किस वर्क का? सो इट इज द डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर्स, निकोलस निकलबाय और द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। इट इज द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। एंड जो ये वर्क है, दिस इज अ प्लॉट, this is a plot which portrays the life of Nell Trent with his grandfather, with her grandfather. सो ये प्लॉट है जो डिस्कस करता है नेल ट्रेंट की कहानी। एक लड़की है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है। पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द कोड। सो इन नॉवेल्स को किस में अरेंज करो? एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करो विद द हेल्प ऑफ द कोड। सो ए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वॉज published in 1861, Hard Times 1854, Bleak House 1852 and The Tale of Two Cities 1859. सो अब इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कौन सी पहले लिखी गई, पब्लिश्ड हुई थी और कौन सी बाद। सो सबसे पहले हम देखें तो ब्लीक हाउस सबसे पहले पब्लिश्ड हुई है। सो आंसर में 3 जिसमें सबसे पहले है ब्लीक हाउस, दैट इज इन ऑप्शन ए, एक ही में है ब्लीक हाउस। क्वेश्चन 14, हु अमंग चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर्स इज हम्बल एंड हु इज विलन। चार्ल्स डिकेंस ने जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उनमें से कौन सा कैरेक्टर हम्बल है और कौन सा कैरेक्टर एक विलेन का रोल निभाता है? सो इट इज यूरिया हीप। यूरिया हीप वॉज अ वेरी हम्बल पर्सन एंड बार्किस वॉज अ विलेन कैरेक्टर। बार्किस एक विलेन है।
Next question 15. A close friend of Charles Dickens objected to the original ending of Great Expectations, in which Estella remarries and Pip remains single. So, एक क्लोज फ्रेंड होता है चार्ल्स डिकेंस का, वो ऑब्जेक्ट करता है, वो मतलब चार्ल्स डिकेंस को ये ऑब्जेक्ट करता है कि आपने जो एंडिंग बनाई है, किसकी एंडिंग, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की, वो एंडिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस एंडिंग में एस्टेला जो होती है वो दोबारा किसी से मैरिज कर लेती है और जो पिप होता है वो अकेला ही रह जाता है। जब हीरो अकेला रह जाएगा तो वो एंडिंग कहाँ से बेस्ट होगी? सो ही ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस एंडिंग. Dickens accordingly revised to a more conventional ending which suggests that Pip and Estella will marry. So जो उसका फ्रेंड होता है चार्ल्स डिकेंस का, वो ये कहता है कि ऐसी एंडिंग लिखो जिसमें एस्टेला और पिप एक दूसरे से मैरिज कर लें. वो कौन सा फ्रेंड होता है जो चार्ल्स डिकेंस को ये सलाह देता है? इट वॉज विल्की कॉलिंस. विल्की कॉलिंस उनका खास फ्रेंड होता है जो उनको ये सलाह देता है कि जो एंडिंग है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की वो चेंज कर दी जाए. क्वेश्चन 16. चार्ल्स डिकेंस विजिट टू द यूएसए. चार्ल्स डिकेंस जो होता है वो यूएस विजिट करता है, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड वहां जाके ही प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करता है? ए ऑप्शन, दैट इज मार्टिन सजलविट. He produced the work Martin Chuzzlewit. Question 17. Which of the following is not true of the novels of Charles Dickens? कौन सा वर्क है, कौन सी ऐसी बात है जो चार्ल्स डिकेंस के साथ नहीं जाती, उनके वर्क्स के बारे में गलत है? A. They deal with the problems of discontents of an urban civilization. बिल्कुल ठीक है, वो प्रॉब्लम्स के साथ डील्स करते हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो क्या कहते हैं वुमेन की प्रॉब्लम हो, एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम हो, अर्बन सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम से वो डील करते हैं. द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइट नीट. उनके प्लॉट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से, टाइट नीटेड से होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, उनके प्लॉट्स आर नॉट टाइट नीटेड. दे शेयर अ सेंस ऑफ फन एंड डिटरमाइनिंग ऑप्टिमिज्म. उनके प्लॉट्स में एक फन शेयर होता है, एक ऑप्टिमिज्म शेयर होता है. बिल्कुल सही है. दे इनकॉपरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलर कंटेम्प्रेरी कल्चर. वो इनकॉपरेट करते हैं किसके एलिमेंट्स को? पॉपुलर कंटेम्प्रेरी कल्चर के. सो बिल्कुल ठीक है. सो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि ये चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स के बारे में सही बात नहीं है. क्वेश्चन 18. हु इज द रियल बेनिफैक्टर? कौन रियल बेनिफैक्टर है पिप का? हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में सो बेनिफैक्टर होता है, बेनी मीन्स गुड, गुड फैक्टर यानी गुड पर्सन, जो उसके लिए गुड पर्सन साबित होता है. इट वॉज एबेल मैकविच. एबेल मैकविच होता है जो बेनिफैक्टर, जो हेल्पफुल बनता है किसको? पिप को. क्योंकि वो पिप की, वो वैसे तो क्रिमिनल होता है, उसने बहुत चोरियां की होती हैं, उसने अपनी बहुत संपत्ति बना ली होती है उस क्राइम्स के थ्रू, बट इन द एंड ही, उसने अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया. कैसे? बिकॉज जो पिप होता है, पिप को वो एक क्या बनाना चाहता है? एक अच्छा सिविलाइज्ड पर्सन और एक अच्छी लाइफ देना चाहता है पिप को. सो उसने पिप को एक अच्छी लाइफ देके क्या कर दिया? उस अपने सारे गलत क्राइम्स का उसने प्रायश्चित कर लिया था, एबेल मैकविच ने. सो ही वॉज अ रनअवे कन्विक्ट. Question 19. Who among Charles Dickens characters say you humble servant? कौन चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर्स में से कहता है you humble servant? ये लाइन कौन कहता है? You humble servant. This is said by Uriah Heep, Master Humphrey, Barkis और Mrs. Gamp.
That is, this line is said by Uriah Heep. Question 20. In which of the novels of Charles Dickens the protagonist remembers how he had been a child's Tom Jones, a harmless creature? चार्ल्स डिकेंस के किस नॉवल में जो प्रोटोगेनिस्ट यानी कि जो हीरो होता है वो ये याद करता है कि हाउ ही हैड बीन, हीरो क्या याद करता है कि कैसे वो एक चाइल्ड था, कैसा इनोसेंट चाइल्ड, जस्ट लाइक चार्ल्स टॉम जोन्स। ये एक नॉवल है टॉम जोन्स की, उसमें टॉम जोन्स बहुत इनोसेंट कैरेक्टर होता है, तो वो जस्ट यही याद कर रहा है कि कैसे वो एक इनोसेंट चाइल्ड था टॉम जोन्स की तरह। अ हार्मलेस क्रिएचर इन द बॉयहुड, सो इट इज डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में वो याद करता है कि डेविड की हाउ ही वॉज अ चाइल्ड, कैसे वो चाइल्ड था और कैसे वो एक इनोसेंट बच्चा था। क्वेश्चन 21. मिस हैविशम इज अ करेक्टर। मिस हैविशम जो करेक्टर है वो किस में है? इज अ करेक्टर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में वो एक करेक्टर है। और मिस हैविशम कौन होती है? पागल औरत होती है। शी इज अ मैड वुमेन, वेंजफुल होती है, वेल्दी होती है, एल्डरली होती है, ठीक है। और इसको चीज़ें बदलना पसंद नहीं है, तो इसीलिए ये अपनी शादी की ड्रेस ही रोज़ पहन के तैयार होके बैठ जाती है। सो उसको अपनी घड़ी में टाइम बदलना पसंद नहीं है। इसको काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको चाहिए कि सब चीज़ें अपनी जगह पे वैसी की वैसी रहे। सो इसको क्या पसंद है? शी ऑलवेज वियर्स हर वेडिंग ड्रेस। हमेशा अपनी वेडिंग ड्रेस पहन के तैयार रहती है, जैसे रोज ही शादी करनी हो। क्वेश्चन 22. Which of the following epithet brings out the most characteristic quality of David Copperfield, pinpointed by the majority of Dickens scholars? So कौन सा ऐसा एपिथेट है जो कि ब्रिंग आउट करता है, यानी कि बाहर निकालता है क्या करेक्टरिस्टिक क्वालिटीज ऑफ डेविड कॉपरफील्ड? ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड जो है इट इज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, क्योंकि जो डेविड कॉपरफील्ड है वो अपनी जर्नी के बारे में बताता है थ्रू आउट द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, तो इसलिए ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क करेक्टरिस्टिक को बाहर निकालता है ये वर्क। क्वेश्चन 23. Whose novels throws light on the miseries of poor orphan children? कौन से नॉवेल्स जो हैं वो लाइट थ्रो करते हैं किस पे? मिजरीज, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर ऑर्फन, पुअर भी हो और ऑर्फन भी हो चिल्ड्रन, उनकी लाइफ पे। देखो पुअर पे तो और भी नॉवलिस्ट ने किया है, और भी ऑथर्स ने किया है, बट ऑर्फन भी इसके साथ जुड़ा है। पुअर ऑर्फन पीपल की, चिल्ड्रन की लाइफ पे नजर डालते हैं। इट इज चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन 24. चार्ल्स डिकेंस इज अ नॉवलिस्ट ऑफ विच एज? चार्ल्स डिकेंस किस एज के नॉवलिस्ट थे? एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, ऑगस्टन एज और विक्टोरियन एज? ही वॉज द नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। और विक्टोरियन एज की टाइमलाइन क्या है? 1832 से लेके 1901 तक। क्वेश्चन 25. द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो प्रोटोगोनिस्ट है किसका? ग्रेट एक्सपेक्टेशन का, हीरो, वो कौन था? सो द हीरो ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज सी फिलिप प्रिप, जिसको शॉर्ट में प्यार से क्या नाम पड़ा हुआ था उसका? पिप। क्वेश्चन 26. डिकेंस फादर वॉज अ, डिकेन का जो फादर थे, डिकेंस फादर वॉज अ बिजनेसमैन, अ पीजेंट, अ राइटर और अ क्लर्क। सो डिकेंस फादर वॉज अ क्लर्क, वो एक ऑफिस में क्लर्क थे। 27. टू एनलिवन मोरालिटी विद विट एंड टेम्पर,
विट विद मोरालिटी इज द प्रोफेस्ड एम ऑफ, जो मोरालिटी को लिव करते थे विद विट समझदारी से, एंड टेम्पर विद द मोरालिटी, सो वो थे पिकविक पेपर्स में. दिस इज प्रोफेस्ड एम ऑफ, ये किसका मेन लाइन है, किसका एम है, पिकविक पेपर्स का एम है. क्वेश्चन 28, विच वन इज डिकेंस इनकम्प्लीट नॉवल, कौन सी डिकेंस की अनफिनिश्ड नॉवल है. डिकेंस की जब डेथ हो गई थी 1870 में, तो वो लिख रहे थे अपनी कौन सी नॉवल, एडविन ड्रूड. एडविन ड्रूड लिख रहे थे और ये लिखते लिखते ही नॉवल में इनकी डेथ हो गई और इनका जो ये वर्क है वो अनफिनिश्ड रह गया, इनकम्प्लीट रह गया. सो द इनकम्प्लीट वर्क इज एडविन ड्रूड. और उनकी डेथ कब हुई थी, 1870 में, डिकेंस की डेथ. डेडलॉक इज अ करेक्टर अकर्स इन डिकेंस विच वर्क. लेडी डेडलॉक जो होती है ये एक मिस्ट्रेस होती है, नॉटी मिस्ट्रेस. शी इज अ नॉटी मिस्ट्रेस. शी इज अ नॉटी मिस्ट्रेस. ठीक है, कहाँ पे, इन द चेस्ने वर्ल्ड. यहाँ पे ये एक मिस्ट्रेस होती है. नॉटी इसलिए कहा है बिकॉज बिफोर द जॉब शी हैज़ सो मैनी अफेयर्स विद द मैन. मैन के साथ उसके काफ़ी अफेयर्स थे और उससे उनकी बाद में एक नाजायज़ एक इलेजिमेट चाइल्ड भी था उनका. सो इट इज़ ब्लीक हाउस. क्वेश्चन 30, व्हाट प्रॉब्लम हैज बीन डेल्ट विद द डिकेंस इन द ब्लीक हाउस. को क्या प्रॉब्लम हो गई थी डिकेंस के साथ ब्लीक हाउस में. इट इज लॉ डिलेज, यानी कानूनी देरी. ब्लीक हाउस में क्या हुआ था, कानूनी देरी. कानूनी देरी की वजह से, कानूनी देरी की प्रॉब्लम है वो दिखाई गई है ब्लीक हाउस के अंदर. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. You can join me on Even English 360